हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं और उसका लेसन सेकंड है जन पोषण तथा स्वास्थ्य। इस चैप्टर को समझने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में 5 ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था जन पोषण का महत्व, जिसमें हमने जन पोषण की परिभाषा और उसके इम्पोर्टेंस को पढ़ा था। सेकंड ऑब्जेक्टिव था पोषण समस्याओं का ज्ञान होना, कौन कौन सी पोषण समस्याएं हैं, जिसमें हमने कुपोषण, अति पोषण और अल्प पोषण के बारे में पढ़ा था और इनको कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस पार्ट सेकंड के अंदर हम पोषण समस्याओं के समाधान हेतु कौन कौन सी कार्य नीतियां भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पर इन कार्यनीतियों को जानने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं जिनका अध्ययन और जिनकी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट डेफिनेशन इज अल्पभारी। एक व्यक्ति अल्पभारी तब कहलाता है जब उसके शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अल्प यानी कम, कम भार वाला व्यक्ति। जैसे कि जन्म के समय निर्धारित होता है कि बच्चे का भार 2.5 केजी होना चाहिए। अगर यह भार 2.5 केजी से कम है तो जो बच्चा है वो अंडर वेट कहलाता है, और अगर 2.5 से ज़्यादा है तो वो ओवर वेट कहलाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे भार बढ़ता चला जाता है, और इसी से बच्चे का वृद्धि और विकास का पता चलता है कि वह सही है या नहीं है, कहीं बच्चा कुपोषित तो नहीं है। अगर यह भार आयु के आधार पर सही नहीं है तो बच्चा कुपोषित कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन इज बोनापन या छोटा कद। जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप उपयुक्त ऊंचाई से कम होती है। जिस प्रकार भार का निर्धारण किया गया है उसी प्रकार ऊंचाई भी जन्म के समय 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब जैसे जैसे बच्चे की वृद्धि और विकास होता चला जाता है, आयु के आधार पर ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। अगर यह ऊंचाई नहीं बढ़ती है तो हम इसे बोनापन कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन इज क्षयकारी। स्टूडेंट, क्षय का मतलब होता है कम होना। तो जब भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता है तो उसे क्षयकारी कहते हैं, अर्थात कि ऊंचाई और भार में आपस में सही प्रकार से नहीं है, यानी कि वृद्धि और विकास सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इस चीज को समझने के लिए अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो हम उसका टीकाकरण कार्ड भी देख सकते हैं। जो इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है उसके अंदर ग्राफ बना होता है कि बच्चे के आयु के साथ साथ उसका ऊंचाई, भार कितना होना चाहिए, ये आप उनके कार्ड से भी समझ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज अल्प पोषण को प्रभावित करने वाले कारकों कारण का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये कारकों के नाम से भी आ सकता है और कारण के नाम से भी आ सकता है। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो पोषण की कमी है, अल्प पोषण को कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो अल्प पोषण और कुपोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये 3 भागों में से बांटा गया है: व्यक्तिगत स्तर पर, घरेलू तथा पारिवारिक कारक और मूलभूत कारक। अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो एक व्यक्ति है, उसे कुपोषण हो रहा है, उसे पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है, उसके शरीर के जितने भी विकास है वो प्रभावित हो रहे हैं, और विकास प्रभावित होने के कारण उसके शरीर में अक्षमताओं का विकास होता है। कार्य करने की क्षमता में कमी आती है, सोचने समझने की क्षमता में कमी आती है। अगर शरीर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएगा, सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएगा, और उसे बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाएगा। और अगर परिस्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। सेकंड पॉइंट है घरेलू तथा पारिवारिक कारक। कुपोषण के ऊपर घरेलू कारक बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। किस प्रकार की? भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता। परिवार में यदि व्यक्तियों की संख्या अधिक है और उतना भोजन नहीं मिल पा रहा है तो सभी परिवार के सभी सदस्यों को भोजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण शरीर में जो पोषक तत्व है वो नहीं पहुंच पाएंगे, और उन पोषक तत्वों की कमी के कारण रोग हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है अपर्याप्त मातृ एवं शिशु देखभाल के तरीके। मात्र अगर 9 महीने तक बच्चे को सही पोषण नहीं दिया जाता है तो बच्चे का वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा, बच्चों में पोषण की कमी रह जाएगी और बच्चों की शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। अतः
जो भारतीय परिवार हैं उनमें मातृ और शिशु देखभाल सही तरीके से होनी बहुत आवश्यक है। प्रत्येक माता को पता होना चाहिए कि बच्चे को कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है और भोजन को किस तरीके से लिया जाए, कितनी मात्रा में लिया जाए, जिससे कि बच्चे का पूर्ण वृद्धि और विकास हो सके। थर्ड पॉइंट है अपर्याप्त जल, सफाई और स्वच्छता। पर्यावरण यदि स्वच्छ होगा तो बीमारियां कम से कम होगी, जल की पर्याप्त मात्रा होगी, सफाई प्रॉपरली होगी। ये जितना भी पर्यावरण से संबंधित बातें हैं वो सही होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, तभी व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव हो पाएगा। अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, इस पॉइंट का ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज भारतवर्ष के लिए कि जितने व्यक्ति हैं, जनसंख्या जितनी है उतनी हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, और अगर स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं तो वहां तक व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है। जैसे कोई ग्रामीण व्यक्ति है तो अगर उसे कोई बीमारी हो गई है तो पहले वो यही कोशिश करता रहता है कि मैं वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ही जो डॉक्टर आते हैं उन्हीं से ठीक हो जाऊं, और वहाँ पे भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं। उन्हें शहर तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है, उसमें उनकी आर्थिक स्थिति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण वो नहीं पहुँच पाते हैं। और दूसरी सुविधाएं हैं कि शहर पहुँचने के बाद वो किस तरीके से रहेंगे, कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको प्रॉपर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये सभी कारण हैं जो कि व्यक्ति के अल्प पोषण को प्रभावित करते हैं। अपर्याप्त और उचित जानकारी तथा महिलाओं, वृद्धजनों और बालिकाओं के प्रति भेदभाव। कुपोषण का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हमारे भारत देश में महिलाओं और वृद्धजनों और बालिकाओं के प्रति भेदभाव की भावना रखी जाती है। जिस प्रकार की हम देखेंगे कि अगर परिवार में भोजन बन रहा है तो सबसे पहले वो, हमारा भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो पहले पुरुष को खाना परोसा जाता है, उसके बाद महिला खाना खाती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि भोजन की अपर्याप्तता के कारण, भोजन की कमी के कारण या परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण महिलाओं को पूरी तरीके से भोजन मिल ही नहीं पाता है, जिसके कारण कि वो अल्प पोषण की और कुपोषण की शिकार हो जाती हैं। अपर्याप्त शिक्षा, शिक्षा का होना अति आवश्यक है। शिक्षा की कमी के कारण कुपोषण बहुत फैल जाता है, क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी कि हमें कौन सा पोषण लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस व्यक्ति को कितने पोषण की आवश्यकता होती है, कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं, उनमें पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो एक अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, एक शिक्षा की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर भारत के सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे और उन्हें पोषण के प्रति पूर्ण जानकारी होगी तो कुपोषण को जड़ से हटाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है मूलभूत कारक। वास्तविक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता, उदाहरण के लिए जनशक्ति, वित्तीय और संगठनात्मक सेवाओं का अस्तित्व और उनको संचालित का नियंत्रित करने का तरीका, ये महत्वपूर्ण कारक है। मूलभूत कारक क्या है कि संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे भारत देश में। संसाधनों की कमी के कारण जनसंख्या वृद्धि तो बहुत ज़्यादा है पर उन लोगों को उतने संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे कि अगर हॉस्पिटल्स में जाएं तो उन्हें हॉस्पिटल में प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं। डॉक्टर्स के पास मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो अपने शरीर की क्षमता से ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाएं हॉस्पिटल्स में बहुत कम है, जिसके कारण वास्तविक संसाधन ही नहीं है। और अगर हमें अपनी कोई भी योजना है पोषण से संबंधित, अगर उसे ग्रामीण इलाके तक लेके जाना है तो भी वास्तविक संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण कि जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो मेन जो टारगेट समूह है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। जनशक्ति, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वित्तीय समस्या है, एक आर्थिक समस्या है, पैसे की कमी है, जिसके कारण कि सुविधाएं, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो जितनी पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण कि कुपोषित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आर्थिक कारण। कुपोषण का आर्थिक रूप से कमजोर होना भी है।
लोगों के पास पोषक भोजन खरीदने का भी पैसे नहीं होते हैं। पैसे की कमी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग कार्य कर रहे हैं और जितने उनके शरीर को भोजन की आवश्यकता है उतना उनके पास नहीं मिल पा रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है उनके पास पैसों की कमी है। वो अपना एक समय का भोजन भी पूर्ण रूप से नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण आहारीय असंतुलन बिगड़ जाता है और वो संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण कि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसलिए वास्तविक समस्या पैसा है, और सामाजिक व्यवस्था कुपोषण का सिर्फ पोषण की अधिकता या कमी ही नहीं है, बल्कि ये सामाजिक स्थिति से भी प्रभावित होता है। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि से भी ये संभव है, जिसमें समाज के एक हिस्से को तो सभी पोषण मिल रहे हैं और दूसरा हिस्सा है वो कुपोषण का शिकार हो रहा है। इससे महिलाओं की स्थिति समस्याओं का सामना करने हेतु कार्यक्रमों के लिए नीति का आवंटन, पर्यावरण निम्नीकरण और जैव विविधता मुख्य कारण है। थर्ड पॉइंट है संभावित संसाधन। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है कि संसाधनों की कमी के कारण कुपोषण बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। प्रति व्यक्ति उतने संसाधन ही नहीं है, पैसों की कमी है, जनसंख्या वृद्धि है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। इन सभी कारकों के कारण अल्पपोषण बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये सभी कारण अल्पपोषण को प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, भारत में पोषण संबंधी समस्याओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में हमने कारकों को पढ़ा कि पोषण के ऊपर कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब है कि मुख्य पोषण संबंधी समस्या है क्या, उसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। फर्स्ट जो मुख्य समस्या है वो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। यह रोग प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। बच्चों में इस रोग का खतरा सबसे अधिक होता है। 0 से लेके 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पर जो बड़े लोग हैं जिनमें कि अगर क्षय रोग है, जैसे जिनको टीबी की प्रॉब्लम है या एड्स की बीमारी है, तो वो दूसरे रोगों से ग्रसित होने के कारण उनके शरीर का जो पोषण है वो पूर्ण नहीं हो पाता है, और ये लोग भी रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका निर्धारण मानव नीतीय मापों से किया जाता है। मानव नीतीय माप हमने लास्ट वीडियो में भी समझे थे, जिसमें भार, ऊंचाई आदि का मेजरमेंट किया जाता है। यह देखा जाता है कि बच्चे की आयु के आधार पर उसका भार है या नहीं, बच्चे की आयु के आधार पर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा की वृद्धि और विकास होता है वैसे वैसे वो इंक्रीज होना चाहिए। अगर वह इंक्रीज नहीं हो रहा है तो व्यक्ति कुपोषित है। अब इसमें सबसे पहला रोग है जो बच्चों को होता है, उसे हम कहते हैं क्वांगशियोकोर, जो कि प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है। क्वांगशियोकोर उन लोगों में विकसित होता है जिनके पास प्रोटीन की गंभीर रूप से कमी होती है। क्वांगशियोकोर के मुख्य लक्षण है एडिमा या सूजन। इस रोग में क्या होता है बच्चों कि इसमें शरीर के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और जैसा कि आप पहले चित्र में भी देखेंगे, तो जो बच्चा है वो इतना हेल्दी नहीं है, पर उसके शरीर के ऊपर स्वेलिंग आ रखी है, सूजन आ रखी है। और यह क्यों आ रखी है? क्योंकि शरीर के अंदर पानी का जमाव हो जाता है। पेट में उभार, पेट है वो बाहर की तरफ आ जाता है उभर के, वजन बढ़ने में असमर्थता इत्यादि को शामिल किया जाता है। कुपोषण की कमी के कारण बच्चों के बाल हैं वो ब्राउन हो जाते हैं। ये जो टेस्ट है ये बच्चे को देख के ही पता चल जाते हैं कि बच्चा कुपोषित है या नहीं है। सेकंड है मरासमस। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर रोग अल्पपोषण मरासमस कहलाता है। इसके क्या लक्षण हैं? वजन घटना, निर्जलीकरण, डायरिया और पेट में सिकुड़न आदि को शामिल किया जाता है। भोजन की कमी तथा अकाल की स्थिति मरासमस की समस्या का मुख्य कारण बनती है। देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वांगशियोकर में तो क्या होता है कि शरीर में सूजन आ जाती है,
शरीर में पानी का जमाव हो जाता है। और मरासमस रोग में क्या होता है, ये ऊर्जा और भोजन की कमी के कारण होती है। बच्चों को उचित रूप से पोषण नहीं मिल पाता है और पोषण ना मिल पाने के कारण शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का क्या अर्थ है, निर्जल होना, मतलब शरीर में से पानी पूरा का पूरा निकल जाता है। और पानी निकलने के कारण जो हमारी स्किन होती है बच्चे की, वो हड्डियों के साथ चिपक जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो सेकंड फोटो है उसके अंदर बच्चे का बिल्कुल पानी निकल गया है शरीर में से और वो बहुत ही वीक नजर आ रहा है। तो इस बीमारी के अंदर पेट में सिकुड़न हो जाती है और शरीर का पूरा पानी निर्जलीकरण के द्वारा निकल जाता है। वो, और ये इसका सबसे बड़ा कारण है भोजन की कमी और अकाल की स्थिति में ये समस्या हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म पोषकों की कमी। पहली समस्या हो गई है प्रोटीन ऊर्जा की कमी के कारण और दूसरा है सूक्ष्म पोषकों की कमी। यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो इनमें अन्य पोषकों को, विशेषकर सूक्ष्म पोषक जैसे खनिजों और विटामिनों की मात्रा कम होने की संभावना हो जाती है। और इसके लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है, छिपी भूख जैसा शब्द उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो प्रश्न है वो छिपी भूख से भी आ सकता है कि छिपी भूख किसे कहते हैं और ये किन कारणों से होती है। तो इसमें ये किन कारणों से होती है, सूक्ष्म पोषकों की कमी के कारण जब रोग हो जाता है और सूक्ष्म पोषकों की कमी हो जाती है तो उसे हम छिपी भूख कहते हैं। जन स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य पोषक तत्वों की कमी में लौह तत्व, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक की कमी है। इसके अतिरिक्त विटामिन B12, फॉलिक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन डी और राइबोफ्लेविन में भी चिंता बढ़ जाती है। हमारे शरीर को लास्ट वीडियो में हम समझ चुके हैं पहले ही कि दो प्रकार के तत्व होते हैं, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्वों का अध्ययन हम 11th क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पे हम सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं पर वो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। उनका हमारे शरीर में होना अति आवश्यक है, जिसके कारण की निम्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो पहला जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो है लौह तत्व या आयरन की कमी। यह विश्व का सबसे सामान्य विकार है और यह विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में पर्याप्त मात्रा में होता है। मुख्यतः प्रभावित समूह कौन से हैं, लौह तत्व की कमी मुख्य कौन से समूह को प्रभावित करती है, गर्भ धारण करने वाली वे महिलाएं जो कि कम आयु की होती है, यानी कि कम आयु में ही अगर उनका गर्भाधारण करने वाली जो महिलाएं हैं उनमें आयरन की और लौह तत्व की कमी हो जाती है। किशोर बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं और विद्यालय आयु वाले बच्चे। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों के अंदर टैबलेट्स दी जा रही है लौह तत्व की कमी को दूर करने के लिए, जिससे कि जो किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं हैं उनमें लौह तत्वों की कमी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है लौह तत्व की कमी से अरक्तता तब होती है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना काफी कम हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो रहा है और जो शरीर में उसके प्रभाव नजर आते हैं वो यह इस प्रकार से नजर आते हैं कि कितनी मात्रा कम हुई है। हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो हमारे ब्लड टेस्ट के द्वारा टेस्ट किया जाता है और उसमें सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। जैसे महिलाओं के लिए अलग स्तर निर्धारित है, पुरुषों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग है। तो शरीर में जो रक्त का स्तर है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होनी चाहिए ये टेस्टिंग के द्वारा पता चलती है। क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन के पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, अतः किसी भी शारीरिक परिश्रम से सांस फूलने लगता है और व्यक्ति में थकावट होने लगती है। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है वो है कि शरीर के प्रत्येक कोशिका और ऊतकों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, रक्त की मात्रा कम हो जाएगी तो सांस फूलने लगते हैं, थकावट महसूस होने लगती है। लौह तत्व की कमी के कारण दिखाई देने वाले जो लक्षण हैं वो निम्न प्रकार से हैं, सामान्य पीलापन,
स्किन के अंदर पीलापन नजर आने लगता है। नेत्र श्लेष्मा, मतलब जैसे आप देखेंगे कि जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी आंख में देखता है कि कहीं आंख में पीलापन तो नहीं है, नाखूनों में पीलापन तो नहीं है, और कोमल तालु में पीलापन होता है तो रक्त की कमी का अनुमान लगाया जाता है। बच्चों में संज्ञानात्मक क्रियाएं जैसे कि एकाग्र रह पाने की अवधि, स्मरण शक्ति, ध्यान केंद्रित करना बुरी तरीके से प्रभावित होता है। अर्थात कि आयरन की कमी के कारण, लोह तत्वों की कमी के कारण शारीरिक क्षमता में तो कमी आती ही आती है, साथ में मानसिक क्षमताओं में भी कमी आती है और बच्चे का मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। याद करने की क्षमता कम हो जाती है, एकाग्र रह पाने की क्षमता कम हो जाती है। इस तरीके से बच्चे का वृद्धि और विकास पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। अब हमें कौन से स्रोत हैं जिसमें कि लोह तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है? वो है चुकंदर, आम, सेब, अमरूद, हरी सब्जियां, नारियल, तिल, अंडा, गुड़। ये वे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कि लोह तत्वों की मात्रा अधिक अधिक मात्रा में लोह तत्व पाए जाते हैं। ये भोजन के मुख्य स्रोत हैं जिसमें कि लोह तत्वों की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पोषक तत्व है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए स्वस्थ उपकला, एपिथेलियम, सामान्य दृष्टि, वृद्धि और रोग प्रतिरोधकता के लिए अति आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतूंधी हो जाती है और अगर सही उपाय नहीं किए जाएं तो यह पूर्ण अंधता में परिवर्तित हो जाती है। साथ ही संक्रमण के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों में शाम को दिखना कम हो जाता है और जैसे जैसे प्रकाश की कमी आती जाती है, बच्चे की दृष्टि कमजोर होती जाती है, तो जैसे जैसे शाम का समय होता है बच्चा सही तरीके से नहीं देख पाता है और धीरे धीरे अगर इस रोग का उपाय नहीं किया जाता है और पूर्ण पोषक पदार्थ नहीं दिए जाते हैं भोजन में, तो पूर्ण अंधता में यह रोग परिवर्तित हो सकता है। और विटामिन ए की कमी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। वृद्धि और विकास विटामिन ए के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर 9 महीने तक गर्भावस्था के दौरान माता के भोजन में विटामिन ए की कमी होती है तो बच्चे का वृद्धि और विकास कम होता है। विटामिन ए की कमी छोटे बच्चों के अंधेपन का मुख्य कारण हो सकती है। यह गर्भावस्था के दौरान मुख्य रूप से आवश्यक होता है जिससे कि नेत्रों का जो विकास है, जो नेत्र दृष्टि का विकास है, वो सुचारू रूप से हो सके। विटामिन ए के मुख्य स्रोत सब्जियां और फल हैं जिसमें हैं गाजर, चुकंदर, शलजम, शकरकंद, मटर, टमाटर, ब्रोकली, कद्दू, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। बहुत सारे फल हैं जिसमें कि विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा पनीर, सरसों, राजमा, बीन्स, अंडा, ये सभी स्रोत हैं विटामिन ए के जिनके द्वारा कि विटामिन ए की कमी को रोका जा सकता है। दूसरा सूक्ष्म पोषक पदार्थ आयोडीन हीनता विकार। सामान्य मानसिक और शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यह बहुत ही थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक होता है, पर ये आयोडीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, बच्चों के मानसिक विकास और शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक है। आयोडीन हीनता विकार एक पारिस्थितिक घटक है जो अधिकतर मिट्टी में आयोडीन की कमी से होता है और ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है। जैसे भारत के राज्य जहाँ आयोडीन विकार पाए जाते हैं उसमें हिमाचल क्षेत्र में, जम्मू और कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है जहाँ पे कि आयोडीन हीनता विकार सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन की कमी के कारण भ्रूण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है जिसका संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और यह जो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है इसे हम ग्वाइटर कहते हैं। आप जैसा कि चित्र में भी देख रहे हैं कि हमारे गले के अंदर एच आकार की ग्रंथि होती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड आयोडीन की कमी के कारण इसमें ये बढ़ जाती है जिसे घेंगा रोग या गलगंड भी कहते हैं।
सेवेंथ क्वेश्चन है, भारत में पोषण समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाई जाने वाली राष्ट्रीय पोषण नीति की कार्यनीतियों और हस्तक्षेप का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने प्रॉब्लम्स कौन सी आ रही है उनके बारे में पढ़ा। अब हम जो प्रॉब्लम आ रही है, पोषक तत्वों की कमी है, प्रोटीन ऊर्जा की कमी है बच्चों के शरीर के अंदर, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए पूरे राष्ट्रीय पोषण नीति किस प्रकार लागू की जाए, क्योंकि इसमें जो टारगेट ग्रुप है वो संवेदनशील बच्चे, गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं होती हैं। तो किस तरीके से एक कार्यनीति का निर्धारण किया जाए जिससे कि ये सभी समुदाय के सभी वर्गों में पहुंच सके, क्योंकि हमारे इस टॉपिक का नाम क्या है, जन पोषण और स्वास्थ्य, यानी कि जनता को कौन सा पोषण दिया जाए, कैसे नीतियां बनाई जाए जिससे कि उनके स्वास्थ्य को सुधारा जा सके। तो इसके लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहले तो है कि यह जो योजना है ये 1993 में भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई है और इसके अंदर इसे महिला और बाल विकास विभाग ने तैयार किया है। ये जो नीति है, राष्ट्रीय पोषण नीति, ये एक बहुआयामी समस्या है। इसके ऊपर पूरे समुदाय के लोगों के सहयोग के साथ इस पे काम किया जा रहा है और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रकार हैं। 0 से 6 वर्ष आयु के सभी संवेदनशील बच्चों और सभी गर्भवती महिलाओं और सभी धात्री माताओं के लिए ICDS की सुविधा उपलब्ध करवाना। सेकेंड पॉइंट है आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण। पुष्टिकरण का क्या अर्थ है इसके अंदर? पुष्टिकरण का अर्थ है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर कोई अलग से पोषक तत्वों को ऐड किया जाता है तो उसे हम पुष्टिकरण कहते हैं। जैसे कि नमक के अंदर आयोडीन की कमी होती है, नमक में आयोडीन नहीं पाया जाता है पर ये ऊपर से ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, इसके साथ मिलाया जाता है और फिर ये भोजन में सम्मिलित किया जाता है। महिलाओं के सहयोग से देशी और स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल से कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना और उन्हें लोकप्रिय बनाना, ऐसे रोजगार उपलब्ध कराना जिससे कि जो स्थानीय जनता है वो उस रोजगार के द्वारा काम कर सके, पैसे कमा सके और ऐसी पोषक खाद्य पदार्थों को बनाए जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर हो सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर नियंत्रण लाना, जैसे बच्चों, गर्भवती माताओं और धात्री माताओं में लौह तत्व, विटामिन ए और आयोडीन की कमी में नियंत्रण करना। ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाने वाले लंबी अवधि की योजनाएं। स्टूडेंट्स, जब भी कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, पर उसके लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने बहुत ज़रूरी है, गोल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो लक्ष्य है और जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, दो प्रकार के हैं। आगे वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि वो लघु उद्देश्य हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस पर बहुत लंबे समय तक काम चलता रहता है, जब तक कि वो पूरा टारगेट पूरा नहीं होता है, जब तक उन उद्देश्यों को चलाया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अर्थात भोजन उपलब्धता में सुधार करना। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पोषण नीति में सबसे मुख्य उद्देश्य है कि सभी व्यक्तियों को भोजन की उपलब्धता हो, चाहे वो किसी भी सामाजिक स्तर के अंतर्गत आता हो, पर सभी व्यक्तियों को भारत के अंदर भोजन उपलब्ध होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है पोषण की दृष्टि से पोषण तत्वों से युक्त पदार्थों की उपलब्धता हो। जितने भी खाद्य पदार्थ शरीर में लिए जा रहे हैं उनके अंदर पोषक तत्व उपलब्ध होने बहुत आवश्यक है। अगर पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं जाएंगे तो वो आहार संतुलित आहार नहीं कहलाएगा और पोषण उचित नहीं होगा, जिसके कारण कुपोषण फैल जाएगा। थर्ड है रोजगार परक योजनाओं और जन वितरण प्रणाली भूमि सुधार लागू करके, अर्थात कि सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण परिवार के सभी सदस्य भोजन प्राप्त कर सके। और इसके लिए ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक सरकार की ये योजना बनाई जाती है कि
ग्रामीण इलाके के लोगों को ही लेके और वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। जैसे कि सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, मनरेगा योजना भी आती है, जिसमें कि सरकार ग्रामीण इलाके के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। जन वितरण प्रणाली और जितना भी भोज्य पदार्थ है वो सभी जो वितरण प्रणाली है वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। भूमि सुधार लागू करके, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में सुधार करके स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना बहुत आवश्यक है। और जितनी ज़्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं उसमें मुहैया करवाई जाएंगी, उतना ही परिवारों के अंदर सुधार आएगा, हमारे समुदाय के अंदर सुधार आएगा और प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोककर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम सरकार के द्वारा जो भोजन दिया जा रहा है और अगर उसमें मिलावटी भोजन दिया जा रहा है तो वो बल्कि व्यक्ति को पोषित करने के बजाय दूसरे नए रोग उनके शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए जो भी भोजन दिया जा रहा हो उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। मीडिया को सम्मिलित करके, मीडिया का आज के युग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मीडिया के द्वारा कोई भी जानकारी एक समूह से पूरे भारत में प्रसारित की जा सकती है। तो मीडिया के द्वारा जनता को ज्ञान देना, पोषक तत्वों के बारे में बताना, बीमारी के बारे में बताना, यह सब बहुत आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो कोविड-19 का केस आया तो हमें मीडिया के ही थ्रू पता चला कि पहला केस कहाँ से आया, कौन है और वो किस तरीके से अब पूरा जो कोरोना है वो फैल चुका है। हमें लॉकडाउन की कंडीशन में भी घर बैठे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मीडिया के द्वारा ही प्राप्त हो रही थी। ऐसे ही जो पोषण संबंधी योजनाएं हैं, पोषण संबंधी नीतियां हैं, उसमें मीडिया का बहुत इफेक्ट है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से मीडिया का प्रभाव है। एक मास कम्युनिकेशन प्रॉपर है जिसमें पूरे एक बहुत बड़े समुदाय को एक साथ कोई भी संदेश दिया जाता है। चार्ट, पोस्टर, होल्डिंग्स, ये सारे मीडिया के साधन है जिससे कि सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। आवश्यक पोषण की जानकारी देकर शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह वहाँ के लोगों को ही लीडर बनाकर पोषण संबंधी जानकारी ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार में दी जाती है, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस हो और वो पोषक तत्वों को समझे, संतुलित आहार को समझे और उसे अपने दैनिक रूटीन में सम्मिलित करें। पोषण कार्यक्रमों की निगरानी करके महिलाओं, शिक्षा और साक्षरता के स्तर में सुधार करके और समाज की भागीदारी से ग्रामीण और शहरी गरीबों की गरीबी कम करना, ये मुख्य लंबी अवधि के ऑब्जेक्टिव है, जिसमें बहुत सारे जो पोषण कार्यक्रम चल रहे हैं, राष्ट्रीय पोषण नीति चल रही है, उन कार्यक्रमों की निगरानी करना, उनका ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है, उनका इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है कि जो प्रोग्राम लागू किए गए हैं, जिनमें सरकार पैसा लगा रही है, वो पैसा, वो योजनाओं का बेनिफिट जनता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, इसके लिए ऑब्जर्वेशन होनी बहुत जरूरी है। और महिलाओं को शिक्षित करना, क्योंकि महिलाएं हैं वो परिवार की मुख्य सदस्य होती हैं, वो परिवार का लालन पालन करती हैं। अगर उन्हें जानकारी दी जाए, उनमें अवेयरनेस दी जाए पोषण के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में, तो जो कुपोषण की समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है, अल्प पोषण को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये हमने मुख्य जो पॉइंट है उसको पूरा डिस्कस किया है, उसको समझा है। यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय पोषण नीति समाप्त होती है। मैंने यहाँ तक 7 क्वेश्चन तक इसको कंसिडर किया है और समझाने की पूरी कोशिश की है। आप इसे पढ़ें और समझें। नेक्स्ट वीडियो भी रेडी है, वो मैं आपके लिए लेके आती हूँ नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करने के लिए। जब तक आप इसे पढ़ें और इन क्वेश्चंस को एक बार लिखकर जरूर याद करें, ठीक है, जिससे कि लिखने से आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच।